नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 270 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ए वाला लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, फिर हम लोग प्रश्न को इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग इस वाले लाइन से पहले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 2, 1 और 20 से ये दूसरा संख्या 21 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 1, 2 और 23 से 22 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 5 और 43 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 2, 1 और 20 से 21 लाना है। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। ये तीनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा दूसरा संख्या 21 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या प्लस करते हैं चौथा संख्या, तो पहला संख्या आपका 2 है, चौथा संख्या 20 है, 2 + 20 आपका 22 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 1 है, 22 - 1 आपका 21 बनता है। देखिए दूसरा संख्या आपका 21 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे चौथा संख्या, पहला संख्या आपका 1 है, चौथा संख्या 23 है, 1 + 23 आपका 24 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है, 24 - 2 आपका 22 बनता है। देखिएगा दूसरा संख्या आपका 22 दिया हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या प्लस करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या प्लस करेंगे चौथा संख्या, पहला संख्या आपका 2 है, चौथा संख्या आपका 43 है, 2 + 43 आपका 45 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 है, 45 - 5 आपका 40 बनता है। यानी कि दूसरा संख्या जो है वो आपका 40 हो जाएगा। 40 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे
भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का दिया हुआ है। बस इस वाले आकृति में जो है आधा खंड में आपका इस प्रकार से रंग दिया गया है और आधा खंड में आपको इस प्रकार से लाइन खींच दिया गया है। वही सेम हम लोग अगले आकृति में करेंगे। जब ये वाले आकृति को हम लोग आधा बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए आधे में आपके कुछ इस प्रकार के सीधे लाइन हो जाएंगे और आधे में आपके जो है कुछ इस प्रकार के लाइन हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 14 दिया गया है, 14 के आगे आपका 27 दिया हुआ है, 27 के आगे आपका 52 दिया हुआ है, 52 के आगे आपका 101 दिया हुआ है, 101 के आगे आपका 198 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 14 से आपका 27 है, 14 के दोगुने के करीब में है। देखिएगा 14 से 27 है तो दोगुने के करीब में, यहाँ पर जो है वो आपका गुना 2 माइनस 1 कर दिया गया है। 14 गुना 2 आपका 28 होता है, 28 माइनस 1 आपका 27 बनता है। आगे देखिएगा 27 से आपका 52 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 माइनस 2 कर दिया गया है। 27 गुना 2 आपका 54 होता है, 54 माइनस 2 आपका 52 होता है। आगे देखिएगा तो 52 से आपका 101 है, यहाँ पर आपका गुना 2 माइनस 3 कर दिया गया है। 52 गुना 2 आपका 104 होता है, 104 माइनस 3 आपका 101 बनता है। आगे देखिएगा तो 101 से आपका 198 है, यहाँ पर आपका गुना 2 माइनस 4 कर दिया गया है। जब हम लोग 101 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 202 हो जाएगा और 202 माइनस 4 आपका 198 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा सभी में तो गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि यहाँ पर भी पहले आपका गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, यानी कि अगले में आपका -5 हो जाएगा। जब हम लोग 198 गुना 2 करेंगे तो ये आपके जो है 396 हो जाएगा और 396 माइनस 5 आपका 391 बनता है। 391 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 391 भरा जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से नदी का संबंध उपनदी के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है वृक्ष का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये भी आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा नदी से आपका उपनदी किस प्रकार से लिखा हुआ है। नदी से उपनदी आपका किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा वृक्ष से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए नदी से जो है उपनदी निकलता है, नदी से ही उपनदी का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग वृक्ष को देखेंगे तो वृक्ष से जो है वो आपका शाखा का निर्माण होता है। शाखा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका शाखा भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुरुष पिता और इंजीनियर का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा पुरुष पिता और इंजीनियर में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए पुरुष के अंदर ही आपके पिता हो जाएंगे। सभी पिता जो है वो आपके पुरुष होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे और पुरुष के अंदर जो है वो आपके पिता आ जाएंगे, यानी कि पुरुष के अंदर हम लोग पिता को रख देंगे। उसके बाद आपका इंजीनियर है। देखिएगा कुछ पुरुष जो है वो आपके इंजीनियर होते हैं और कुछ पुरुष आपके इंजीनियर नहीं भी होते हैं, यानी कि हम लोग कुछ पुरुष को जो है इंजीनियर के अंदर रखेंगे और कुछ पुरुष को जो है वो हम लोग इंजीनियर के बाहर रखेंगे। आगे देखिएगा तो पिता है तो किसी के पिता भी इंजीनियर हो सकते हैं, यानी कि इंजीनियर को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का कोड ETTPI है, दिल्ली का कोड क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा एप्पल से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। एप्पल को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा ये वाला कोड बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे दिल्ली से हमारा क्या कोड बनेगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा एप्पल को। तो एप्पल जो है ये आपका APPLE से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका ETTPI दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए ए से आपका ई लिखा हुआ है। ए जो है ABCD के क्रम के अनुसार देखेंगे तो पहले नंबर पर होता है और ई आपका 5वें नंबर पर। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा तो P से आपका T है, P आपका 16वें नंबर पर होता है, T आपका 20वें नंबर पर। यहाँ पर भी आपका 4 है। आगे भी देखिएगा तो P से आपका T है, यानी कि फिर आपका आगे +4 है। आगे आपका L से P है, L आपका 12वें नंबर पर होता है, P आपका 16वें पर फिर से +4 है। आगे देखिएगा E से आपका I है, E आपका 5वें पर होता है और I आपका 9वें पर, यानी कि फिर से आपका +4 है, यानी कि एप्पल के सभी अक्षर में +4 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग दिल्ली के साथ करेंगे। दिल्ली जो है ये आपका DELHI से मिलकर बनता है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +4 करेंगे। देखिएगा D जो है ये आपके 4थे नंबर पर होता है, 4 आपका 8 और 8वें पर आपका H होता है। आप लोग जरूर ये याद कर लीजिएगा कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। आगे देखिएगा तो आपका E है, E आपका 5वें नंबर पर होता है, 5 + 4 करेंगे तो आपका 9 और 9वें पर आपका
आई होता है। आगे देखिएगा आपका एल है, एल आपका 12वें पर होता है, 12 + 4 आपका 16 और 16वें पर पी होता है। आगे आपका एच है, एच 8वें पर होता है, 8 + 4 आपका 12 और 12वें पर एल होता है। आगे आपका आई है, आई आपका 9वें पर होता है, 9 + 4 आपका 13 और 13वें पर आपका एम होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HIPLM दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो HIPLM आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, और जब भी आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 138 से आपका 161 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 138 से आपका 161 किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 144 से आपका कौन सा संख्या संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 138 से 161 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले देखिएगा सिंपल तरीके से देखेंगे, तो जब हम लोग 138 प्लस करते हैं 23 तो ये आपका 161 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। जब हम लोग 144 प्लस करेंगे 23 तो आपका कितना हो जाएगा, 144 प्लस 23 जो है ये आपका 167 होता है। देखिएगा ध्यान से, तो 167 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 167 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी बहनें हैं। ए और बी क्या है, बहनें हैं। बहनें हैं मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि दोनों को हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी की माता ए है। डी की माता कौन है, ए है। डी की माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का, यानी कि डी से ऊपर किसको हम लोग रखेंगे, ए को रखेंगे। देखिए डी से ऊपर जो है वो हम लोग ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, माता का है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी की पुत्री सी है। बी की पुत्री कौन है, सी है। पुत्री है मतलब एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि बी से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। बी की पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। एफ से विवाहित कौन है, सी है। एफ से विवाहित है मतलब दोनों एक ही पीढ़ी का होगा, यानी कि दोनों को सामने सामने रखेंगे। सी जो है एफ से विवाहित है, यानी कि दोनों को सामने सामने रखेंगे, दोनों एक ही पीढ़ी का होगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ए का पति जी है। ए का पति कौन है, जी है। पति है मतलब ए भी एक ही पीढ़ी का, यानी कि इसको भी हम लोग सामने सामने रखेंगे। ए के सामने किसको रखेंगे, जी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है सी का डी से क्या संबंध है। देखिए सी और डी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा
तो डी का माता ए है, डी का माता कौन है, ए है, और ए का बहन बी है, और बी की पुत्री सी है, यानी कि आपके माता के बहन की पुत्री आपका कौन लगेगा, आपके माता के बहन की पुत्री जो है वो आपके मौसेरी बहन लगेगी। मौसेरी बहन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। सी का डी से जो रिश्ता है वो मौसेरी बहन का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है मोनाक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है मोनाक दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखिएगा दक्षिण आपका कौन सा दिशा है, दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि मोनाक पहले ए वाला दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, वह फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 6 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 6 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए मोनाक यहाँ से चलना शुरू किया था और अभी ए वाला दिशा में चल रहा है। अभी ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है, तो देखिएगा ए वाला दिशा जो है वो आपका पश्चिम दिशा है, यानी कि पश्चिम आपका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। मोनाक अपने प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा, और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। ध्यान से देखिएगा कथन को। तो कथन एक आपको कह रहा है कोई फल बेरीज नहीं होते, कोई फल बेरीज नहीं होते। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, कोई भी फल बेरीज नहीं होते, यानी कि दोनों जो है वो आपका अलग अलग हो जाएगा। ये जो आरेख है आपका फल के लिए हो जाएगा, और ये जो आरेख है आपका बेरीज के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो आरेख है ये आपका फल के लिए है तो आप लोग यहाँ पर फल लिख लीजिएगा, और ये जो आरेख है आपका बेरीज के लिए है तो आप लोग यहाँ पर बेरीज भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कुछ चेरीज फल होती है। कुछ चेरीज क्या होती है, फल होती है, यानी कि फल आपका यहाँ पर है तो चेरीज आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है आपका चेरीज के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर
चेरीज भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी बेरीज चेरीज होती है, सभी बेरीज जो है वो चेरीज होती है। ध्यान से देखिएगा, तो बेरीज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और चेरीज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि कोई भी बेरीज आपका चेरीज नहीं हो सकता है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। सभी बेरीज चेरीज होती है, ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ चेरीज बेरीज होती है। ध्यान से देखिएगा, तो चेरीज आपका यहाँ पर है और बेरीज आपका यहाँ पर है। ये दोनों आपका आरेख अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि कुछ चेरीज भी आपका बेरीज नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनेगा, दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका एक प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार का प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो देखिए सबसे पहले आपके कुछ इस प्रकार के आकृति हैं, तो यहाँ पर भी आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। उसके बाद एक लाइन ऊपर है, तो यहाँ पर भी आपका जो है एक लाइन ऊपर बनता है। उसके बाद एक लाइन इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी आपका एक लाइन इस प्रकार से बनता है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सभी शब्दों को, तो सबसे पहले शब्द जो है वो आपके जड़ हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। जड़ के बाद जो है वो आपका ताना बनेगा, यानी कि 1 नंबर। ताना के बाद जो है वो आपका शाखा बनेगा, यानी कि 5 नंबर। शाखा के बाद जो है वो आपका पत्ती बनेगा, यानी कि 6 नंबर। पत्ती के बाद जो है वो आपका फूल बनेगा, यानी कि 4 नंबर। और फूल के बाद ही आपका फल बनेगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 1, 5, 6, 4, 3 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में तो आपका 2, 1, 5, 6, 4, 3 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्ज़ाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अभी आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपका धर्मशाला दिया गया है। धर्मशाला शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा धर्मशाला में आपका कौन कौन अक्षर दिया गया है। और आप लोग ये भी देखिएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें धर्मशाला के अलावा कोई और दूसरा अक्षर का उपयोग किया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अरमान में, तो ध्यान से देखिएगा तो धर्मशाला में आपका कहीं पर भी एन दिखाई नहीं देगा, जबकि अरमान में आपका देखिए यहाँ पर एन दिया हुआ है, यानी कि धर्मशाला शब्द के अक्षरों से आपका ऑप्शन नंबर डी अरमान नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। दोस्तों जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका एम और एन पर दर्पण रखा हुआ है। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आकृति आपका उलटकर नीचे चला आएगा। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। देखिए सबसे पहले जो आपका ए वाला आकृति इस प्रकार से दिया गया है, ये जो है ये आपका उलटने के बाद जो है अब आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये जो है ये आपके उलटने के बाद जो है अब इस प्रकार से दिखाई देंगे। और आगे देखिएगा ये जो आपका आकृति इस प्रकार से दिया हुआ है, ये जो है ये आपके उलटने के बाद जो है ये आपके अब इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। और ये जो है नीचे आपका रंगा हुआ भाग है तो आपका ऊपर रंगा हुआ भाग हो जाएगा। यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति का आपका कुछ इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार से दर्पण रखा हुआ है, अगर आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिल जाते तो जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिलते तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता। यानी कि जब हम लोग इस प्रकार के दर्पण को देखते तो हम लोग प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटते। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। और जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को देखते हो और लाइक नहीं करते हो तो इस बार आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। और आप लोग ज़रूर इस वाले YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वाले YouTube चैनल पर आपको डेली रीजनिंग के एक नए पार्ट कराए जाते हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।